हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कंडक्टर्स। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लगभग 90% सिलेबस पूरा कर लेंगे कंडक्टर्स कंप्लीट करने के बाद में। इसके बाद हमारा टॉपिक रह जाएगा ओनली कैपेसिटर्स। ठीक है, तो कंडक्टर्स के अंदर हम कंडक्टर्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंसुलेटर्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, बिकॉज ब्रॉडली कंडक्शन के हिसाब से मटेरियल्स को कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में डिवाइड करते हैं। एक सेमीकंडक्टर भी तीसरी कैटेगरी है। तो जो इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं मटेरियल के अंदर, वो उनके मान लो ये पॉजिटिव कोर्स हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर रिवॉल्व करते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो इससे बाउंड होता है, वो इस एटम को छोड़ के नहीं जा सकता कहीं पे भी। ठीक है, और वो इसके अराउंड ही रिवॉल्व करता रहता है। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं। तो फ्री का मतलब ये हुआ कि ये अपने एटम्स को छोड़ के जा सकते हैं। तो ये एटम है, इसको छोड़ के जा सकते हैं, तो वो फ्री हैं। तो फ्री कैसे? अगर मान लो ये इसकी पॉजिटिव कोर है मेटल्स की। ठीक है, कंडक्टर्स के अंदर जो कैटेगरी है, जो गुड कंडक्टर्स होते हैं वो मेटल्स ही होते हैं। तो मेटल्स के अंदर क्या रहता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इसको छोड़ के जा सकते हैं। तो वो मतलब क्या, रैंडमली इसके अंदर मूव करते रहते हैं। ठीक है, अगर हम इसके अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना दें तो वो रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं, और नेट इसके अंदर जो करंट रहता है वो जीरो रहता है। ठीक है, आई जो नेट रहता है वो जीरो रहता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे। ठीक है, अब अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही दे देंगे इसके अंदर, मान लो इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, चार्ज माइनस का है, तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसी को बोल देते हैं करंट, या इसी को बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्टर्स के अंदर मेटल्स होते हैं, वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक तो आइडियल कंडक्टर्स कौन होंगे? आइडियल कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होंगे जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम्प्लीटली फ्री है। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फ्री है और रेंडमली कहीं भी मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव किए। ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। ठीक है, तो यही कंडक्टर्स की जो डेफिनेशन है वो है। तो इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कंडक्टर की। जो हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कंडक्टर की। कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसके इनसाइड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इनसाइड बोल देते हैं कंडक्टर के, वो हमेशा ही जीरो होगी। फिर हम सिमिलरली ये भी देखेंगे कि जो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इनसाइड के अंदर ही जो पोटेंशियल है वो हमारा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इसको इक्विपोटेंशियल ही बोल देते हैं, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। ठीक है, ये सरफेस भी। थर्ड हमारा आएगा कि क्यू इनसाइड कंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज होगा वो भी जीरो आएगा। और फोर्थ आएगा कंडक्टर के जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, चारों प्रॉपर्टी बार एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, तो हम पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो वो हम देखने की कोशिश करते हैं कैसे होता है कि ये कंडक्टर का पीस है। ठीक है, मेटल कंडक्टर है, जो भी कंडक्टर है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको ये जो ब्लैक कलर के अंदर लाइंस है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, EXT। अब क्या होगा, क्योंकि मेटल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो उनको फील्ड मिलेगी, तो एक्सटर्नल फील्ड का मतलब यहाँ पे जो सोर्स होगा वो पॉजिटिव सोर्स होगा और यहाँ नेगेटिव सोर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि जो कंडक्टर का जो सरफेस है, ठीक है, तो कंडक्टर के इस सरफेस के ऊपर जो ये सरफेस है ये पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। ठीक है, और कंडक्टर्स का ये सरफेस नेगेटिव चार्ज लेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्यों, मैंने बताया था कि जो कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो उन पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इस डायरेक्शन में हुआ तो पोलैरिटी आ जाएगी, इस साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो बाहर की साइड रखे हैं, इसका रीज़न भी बताएंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर, लेकिन जो चार्जेस आएंगे इनके सरफेस के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो इन सरफेस पे चार्जेस आने से
तो सरफेस के चार्जेस को अगर देखें पॉजिटिव और नेगेटिव, इनको अलग से देखें, तो इनके कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ये जो इनको इंड्यूस चार्ज बोल देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को, जो ये चार्जेस हैं इनको इंड्यूस चार्ज बोल देते हैं, ठीक है। तो इंड्यूस चार्जेस कैसे हैं, इस तरह से हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इंड्यूस चार्जेस के कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है, इसको बोलते हैं ई इंड्यूस। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर भी ई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है। तो नेट हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में ई एक्सटर्नल थी, इस डायरेक्शन में ई इंड्यूस हो जाएगी, तो ई नेट कितनी हो जाएगी, ई नेट की डायरेक्शन मान लो ये है, तो ई नेट हो जाएगी ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस, ठीक है। अगर वो अगर वो प्रॉपर एक कंडक्टर है मटेरियल, तो कंडक्टर्स के अंदर हम देखेंगे कि पोलैरिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ई एक्सटर्नल और ई इंड्यूस दोनों बराबर हो जाएंगे। तो दोनों अगर बराबर हो गए, उनके दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो गए, तो टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ई नेट कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब टोटल एक्सटर्नल फील्ड को, टोटल जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है या इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसने टोटल उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि कंडक्टर के इनसाइड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो 0 रहती है, ठीक है। अच्छा, जो दूसरी प्रॉपर्टी थी, दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी कि अगर ऐसा कुछ है तो इसके अंदर जो चार्जेस हैं क्यू इनसाइड, ठीक है, वो भी 0 है। ये अपन ने पढ़ी कि कंडक्टर्स के अंदर जो टोटल चार्ज इनसाइड के अंदर है वो 0 है। यहाँ भी देखा क्यों 0 है। अगर इसके ऊपर अगर हम देखें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके इनसाइड के अंदर 0 है, तो अगर हम गोजला की हेल्प से देखें कि जो गोजला का फॉर्मूला था वो क्या था, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ई 0 है, तो अगर हम एक गोजियन सरफेस लें, यहाँ पे कोई भी इसके सरफेस के ऊपर अगर कोई गोजियन सरफेस लें, ठीक है, अगर उस गोजियन सरफेस लें तो उस गोजियन सरफेस पर ये इक्वेशन लगाएंगे, तो यहाँ से देखेंगे अगर ई 0 है इसके अंदर, तो ये 0 पार्ट करेंगे तो क्यू इनसाइड वहाँ से निकल के आएगा 0। तो इस गोजियन सरफेस के अंदर इनसाइड के अंदर चार्ज 0 आना चाहिए। तो अंदर चार्ज 0, यही इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी है। अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी देखें कि पोटेंशियल इनसाइड के अंदर कांस्टेंट होना चाहिए, इसको बोल देते हैं इक्विपोटेंशियल, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, ठीक है। अगर कंडक्टर एक सरफेस को कंसिडर करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वो किस तरह से है कि किसी सरफेस के अंदर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है, तो ई इनसाइड हमने 0 बोला है इस वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इक्वेशन लगाएं ई और वी का रिलेशन, ठीक है, ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल आर। अगर ई को वैल्यू 0 रख दें तो डेल वी कितना हो जाएगा, 0। तो चेंज इन पोटेंशियल 0 है हमारा, तो पोटेंशियल कितना आएगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्पेस के अंदर 0 है तो वहाँ पे जो पोटेंशियल डेफिनेटली क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। इसलिए जो हमारा कंडक्टर होगा उसके हर पॉइंट के ऊपर, हर कोई भी पॉइंट है उस पर जो पोटेंशियल होगा या उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, और उन हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट पोटेंशियल होगा। मतलब कंडक्टर के सरफेस में किसी चार्ज को यहाँ से अगर यहाँ तक मूव कराएं किसी पॉइंट पे, तो वर्क डन कितना आएगा, 0 वर्क डन आएगा, ठीक है, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल कितना है, 0 है, ठीक है। अगर हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देखें, तो इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है कि कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उससे 90 डिग्री बना रही होगी, ठीक है, मतलब उसके परपेंडिकुलर होगी। मतलब अगर मान लेते हैं कि हमारा ये ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, 2-3 शेप ले लेते हैं, या ये स्फेरिकल कंडक्टर है हमारा, ठीक है, ये इन जनरल कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी शेप का कंडक्टर है। तो हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है कि आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे तो हमने देखा तो कुछ इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। तो आउटसाइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा इसके साथ क्या कर रही है, 90 डिग्री बना रही है, यहाँ से देख रहे हैं अपने सरफेस के साथ में, ठीक है। तो सरफेस के साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 90 डिग्री बना रही होगी, ठीक है, टेंजेंशियल होगी, ठीक है। इसको अगर हम एक्सटर्नल फील्ड, ऐसी एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करें, ठीक है, तो जेई के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आया गया है, तो अगर इसको अगर प्रोवाइड करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ इस तरह से होगी, ठीक है,
यहाँ से 90 डिग्री बना रही होगी, यहाँ से इस तरह से निकलेगी बाहर इधर से, ठीक है। तो हर बार क्या होगी, ये 90 डिग्री बना रही होगी, ध्यान रखना। इस तरह से ये इस तरह से जा रही है तो इस तरह से 90 डिग्री बना रही होगी, बाहर निकलेगी। तो ये सरफेस है 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री बना रही है। इन जनरल इसके अंदर भी ये 90 डिग्री बना रहे हो। अगर इससे कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो ये हमेशा ही 90 डिग्री बना रही होगी, ठीक है। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन, चारों प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है हमें, ठीक है। तो जेई में जो क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे अगर उसमें कोई कंडक्टर गिवन था हमें, ठीक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी थी हमें कुछ इस तरह से दे रखी थी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कुछ इस तरह से थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कुछ इस तरह से थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस तरह से थी, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस तरह से थी। 1 2 3 4 हमें सही ऑप्शन चूज़ करना था, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये केस तो हो नहीं सकता दोनों केस, क्योंकि दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के अंदर है कंडक्टर में, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। पहली प्रॉपर्टी थी उसके अकॉर्डिंग। फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसे 90 डिग्री बनाना चाहिए सरफेस के अंदर, तो ये 90 डिग्री नहीं बना रहा, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो फोर्थ हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। सेकंड प्रॉपर्टी में हमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि हमारा जो क्यू आया था इनसाइड में वो 0 आया था, ठीक है। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैं किसी कंडक्टर के अंदर अगर मैं कुछ चार्ज दूँ, ठीक है, किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज प्रोवाइड करें, वो चार्ज इनसाइड में नहीं रहेगा, सारा चार्ज आउटसाइड के अंदर चला जाएगा। तो आउटसाइड के अंदर सरफेस पे चला जाएगा। तो अगर कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो सारा का सारा जो चार्ज होगा उसके सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी से का ही ये रिजल्ट है, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं सरफेस के ऊपर कंडक्टर के, ठीक है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनसाइड द कंडक्टर 0 होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली कंडक्टर के बाहर होगी अगर उसके ऊपर कंडक्टर के ऊपर चार्ज है क्यू, ठीक है। तो मान लेते हैं इस कंडक्टर इरेगुलर शेप का कंडक्टर है, उसके ऊपर चार्ज क्यू है, तो इनसाइड तो उसका 0 होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर इस सरफेस के ऊपर इसकी सरफेस डेंसिटी सिग्मा गिवन है हमें, ठीक है। तो सिग्मा इसका क्या होगा, टोटल चार्ज क्यू है, तो अगर इसका सरफेस एरिया ए है तो क्यू अपॉन ए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, गोजला की हेल्प से गॉसियन सरफेस लेंगे। तो मान लेते हैं गॉसियन सरफेस लेते हैं हम कुछ इस तरह से, ठीक है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये इसके सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो एरिया एलिमेंट इस सरफेस का ये एरिया एलिमेंट है, इसका ये एरिया एलिमेंट है, और इसका ये एरिया एलिमेंट है। तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में तो होगी नहीं, ओनली आउटसाइड में होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो इनसाइड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अगर ये फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस और थर्ड सरफेस है, तो जो सेकंड सरफेस पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर वो 90 डिग्री है, तो कोस 90 कंपोनेंट वो तो 0 हो जाएगा डेफिनेटली। थर्ड सरफेस पे देखें तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, तो वहाँ ई ए भी 0 होगा, ठीक है। फर्स्ट सरफेस में हम देखते हैं तो ई और ए दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है, तो कोस 0 1 हो जाएगा वहाँ, तो ओनली उसी का कंपोनेंट आएगा। तो हम देखेंगे कि जो ई डॉट डी ए है, ठीक है, तो वो ओनली कौन से सरफेस का काउंट होगा, हमारा फर्स्ट सरफेस का, क्योंकि बाकी सेकंड और थर्ड सरफेस के लिए वो 0 हो जाएंगे। तो फर्स्ट सरफेस का देखेंगे कितना हो जाएगा, ई ए हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटू कोस 0 1, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा टोटल चार्ज, ठीक है, क्यू डिवाइडेड बाई में, क्योंकि अगर टोटल चार्ज देखें तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है, ठीक है, क्यू पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमें चार्ज कितना है यहाँ पे, सिग्मा इंटू ए, ठीक है। तो अगर ये चार्ज देखें अगर हम, ठीक है, तो अगर इस गॉसियन सरफेस का अगर ये एरिया ए है, ठीक है, अगर ये टोटल एरिया ए है गॉसियन सरफेस का, तो ये अगर नेट टोटल एरिया ए टोटल बोल देते हैं, अगर ये गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया ए है, तो ये स्मॉल चार्ज क्यू कितना होगा, सिग्मा इंटू ये एरिया, ठीक है। तो ये हमारा जो इतना इस एलिमेंट के अंदर जो चार्ज आया वो आया है सिग्मा इंटू ए, ठीक है। तो वही यहाँ पे पुट करेंगे गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज सिग्मा इंटू ए एप्सिलॉन नॉट, तो ये यहाँ से कितना आया ई ए, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो ये आएगा ई ए, तो ए से ए कैंसिल, तो ई हमारा क्या आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब इन जनरल कोई भी शेप है तो उसके ऊपर हमारा सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर उस सरफेस का हमें जो डेंसिटी है, सरफेस डेंसिटी वो गिवन है, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे तो वही आएगा हमारा, ठीक है। इसी का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हमारे पास इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है। अब बस ये केस है कि ये कंडक्टिंग शीट है, ठीक है। तो कंडक्टिंग शीट है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चार्ज है वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट इस
शीट के अंदर नहीं है, अंदर नहीं होगा चार्ज, टोटल उसके शीट के बाहर होगा। इस पोर्शन को अगर हम जूम करके देखें, अगर मान लो इसकी साइड है कुछ इस तरह से है, इसको अगर इस साइड से अपन देखें, ठीक है, साइड व्यू देखें इसका कंडक्टर का, तो हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है, और इन्फानाइट है, ठीक है। तो जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, सरफेस के आउटर साइड होगा, और वो दोनों साइड होगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो दोनों साइड इस सरफेस के चार्जेस होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि अब दोनों साइड से चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर होगा, ठीक है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हैं तो दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, और उसके साथ 90 डिग्री बना रहा होगा, प्रॉपर्टी में पता है। इनसाइड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो मतलब ये कंडक्टर का जो इनसाइड है ये वाला पोर्शन, इसके अंदर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, जीरो है। तो अब हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस लेंगे। तो गॉसियन सरफेस मान लेते हो, ये वाला गॉसियन सरफेस ले लिया हमने, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस के हमारे एलिमेंट क्या है, ये एरिया एलिमेंट, ये एरिया एलिमेंट, ठीक है, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, ये थर्ड सरफेस का एरिया एलिमेंट, ठीक है। तो अगर ये एरिया ए है हमारा, ठीक है, ये एरिया भी ए है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि A3 का तो A3 E के साथ में, ये भी A3 है, E के साथ में क्या आ रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, तो इसका ये वाला केस हो जाएगा, जीरो होएगा इसका, ठीक है। तो ओनली कंट्रीब्यूशन आएगा फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस का। तो फर्स्ट सरफेस से जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, E इंटू A1, या A1 A के बराबर ही है तो ई ए आएगा। और दूसरे सरफेस से भी क्या आएगा, ई ए, ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल कितना बना रहा है, कोस जीरो, ठीक है। ये ई और ए एक ही डायरेक्शन में, ई और ए एक डायरेक्शन के अंदर है, तो वो कितना होगा टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना होगा, ये वाला चार्ज प्लस ये वाला चार्ज, ठीक है। तो ये चार्ज सेम सिग्मा ए, यही आएगा हमारा, तो सिग्मा ए प्लस सिग्मा ए, ठीक है। तो सिग्मा ए प्लस सिग्मा ए, तो इस तरह से, और पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से कितना आएगा, ये 2 सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से 2 ई ए, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सेम रिजल्ट आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो इनफाइनाइट शीट के लिए, कंडक्टिंग शीट है अगर इनफाइनाइट हमारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर उसके अंदर भी दो केस बन सकते हैं कि अगर इनफाइनाइट हमारी पॉजिटिव शीट है और ये दोनों हमारी एक नेगेटिव शीट है, तो ठीक है। तो दोनों केस के अंदर पॉजिटिव के केस में तो इसके आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा, और नेगेटिव केस के इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। और कितनी वैल्यू होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट दोनों साइड, ठीक है। तो कंडक्टिंग शीट के लिए हमें इस तरह से निकाल लेना है। इसके बाद जो हमारा हेडिंग है वो है कंडक्टर्स विद कैविटी, ठीक है। तो हमें एक कैविटी, कंडक्टर्स के अंदर एक कैविटी दे रखी है, जो ये कंडक्टर है जो रेड कलर के अंदर है, इसके अंदर जो ये खाली स्पेस है कैविटी बोल दिया इसको, ठीक है। तो हमें इसके बारे में स्टडी करना है कि अगर कंडक्टर्स के अंदर कुछ कैविटी है तो चार्जेस का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ तो पहले तो कोई चार्जेस नहीं है, तो हमें पता है कि इसके इन साइड तो हमेशा जीरो रहना ही चाहिए, कोई चार्जेस अपने को गिवन नहीं है। मान लो कुछ एक्सटर्नल, अगर मैं यहाँ से इसके अंदर पॉजिटिव क्यू चार्ज रख देता हूँ, ठीक है। अब हमें बताना है कि इस कंडक्टर्स के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, ठीक है। तो हमें प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना है। पहली प्रॉपर्टी का हमें जो ध्यान रखना है कि ई इनसाइड कंडक्टर के, किसके, कंडक्टर के इनसाइड के अंदर जीरो होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्यू इनसाइड कंडक्टर के भी जीरो होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी वी कांस्टेंट होना चाहिए, और चौथी प्रॉपर्टी ई परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस के। तो चारों प्रॉपर्टीज़ का हमें ध्यान रख के हमें इसको देखना है कि किस तरह से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर हमें पता है कि इस जो भी कंडक्टर है जो रेड पोर्शन के अंदर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं इस शेप का, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस के, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस इसके ऊपर है, तो इस पॉइंट के ऊपर, ये कंडक्टर के इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो गॉसियन सरफेस के कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। तो रेड कलर के अंदर जो भी पार्ट है, जो भी इसके ऊपर जो भी पार्ट आएगा वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके ऊपर जीरो, मतलब इसका मतलब जीरो का मतलब क्या हुआ, गॉसियन सरफेस है, तो जो गोजला के से क्या पता लगेगा, अगर ये जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब चार्ज इनसाइड के अंदर जीरो है, ठीक है। तो चार्ज इनसाइड के अंदर जीरो का मतलब इस कैविटी के इस जो गॉसियन सरफेस है इसके ऊपर, इसके अंदर के साइड में चार्ज जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि इसके अंदर तो एक एक्सटर्नल चार्ज है हमारा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण
इस कंडक्टर के अंदर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और कितना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, जितना ये पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो ये माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो अब ई नेट क्यू नेट है, अब वो क्यू नेट कितना हो जाएगा, प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू, तो नेट ई जीरो हो जाएगा। अब ये सेटिस्फाई कर रहा है प्रॉपर्टी। अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस हुआ है तो चार्ज बैलेंस के लिए इसको कंडक्टर के आउटर सरफेस के अंदर भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस करना पड़ेगा, ताकि जो नेट चार्ज है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, इसका मतलब अब अगर नेट चार्ज देखें प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, तो क्यू नेट देखें अगर हम कितना आएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू आ रहा है। ठीक है, जो अंदर की साइड में है। ठीक है, तो इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसको दोबारा बना देते हैं कि अगर हमारी इस तरह की कुछ कैविटी है, ये हमारा कुछ कंडक्टर है। ठीक है, इसके अंदर सेंटर में अगर प्लस क्यू चार्ज लेके आएँ तो इसके कंडक्टर के अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा और बाहर वाले सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसको रिवर्स करके देख लें, अगर ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, इस कैविटी के अंदर माइनस क्यू चार्ज ले आए तो फिर क्या होगा, तो इसके अपोजिट चार्ज यहाँ इंड्यूस हो जाएगा। तो इस कैविटी के इनसाइड के अंदर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इंड्यूस हो जाएगा और कैविटी के बाहर माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा। तो इन जनरल क्या हम देखने को मिला, इन जनरल हमें को ये बात देखने को मिली कि जो भी कैविटी के अंदर जो चार्ज होगा वो उसके नेट कंडक्टर के बाहर की साइड इंड्यूस हो जाएगा। यहाँ प्लस क्यू था तो कैविटी के बाहर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया, यहाँ माइनस क्यू था तो कैविटी के बाहर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने चारों प्रॉपर्टीज़ का ध्यान भी रख के इस तरह से इंडक्शन, तो चौथी प्रॉपर्टी उसको भी अगर देख लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होगा, इनसाइड के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, ठीक है, तो वो किस तरह से होगा। तो मान लो अगर ये हमारी कैविटी इस तरह से है ना, ठीक है, और हमारा चार्ज यहाँ पे है प्लस क्यू। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कुछ इस तरह से आएगा। और अब देखेंगे कैविटी के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है, लेकिन इस सरफेस जो कंडक्टर है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हम शो कर सकते हैं। और कैविटी के सरफेस के ऊपर क्या होगा, ये हमेशा ही 90 डिग्री बना रहा होगा। ठीक है, कैविटी के सरफेस या कंडक्टर के सरफेस के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 90 डिग्री बना। तो फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है हमारी। तो आउटसाइड में भी क्या होगा, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया तो पॉजिटिव चार्ज से इसके आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही 90 डिग्री बना रहा होगा। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि कैविटी के अंदर जो अगर अंदर की साइड चार्ज है तो कुछ इस तरह से फील्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब इसके बाद जो अगर हम शील्डिंग इफेक्ट देखें, ठीक है, कंडक्टर की काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है ये। कंडक्टर के अंदर कोई अगर कैविटी है तो उसकी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है ये शील्डिंग इफेक्ट। तो उसके अंदर होता क्या है कि अगर मान लो कोई भी कंडक्टर है हमारे पास में, ठीक है, और उसके अंदर ये कैविटी है, ठीक है, तो अब हम उसके अंदर की साइड कोई चार्ज नहीं देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब ये क्या है, इसकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है इसको हमने, ये क्या है, ई एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हमने, तो अब क्या होगा कि जो इसकी सरफेस हैं, एक कंडक्टर के सरफेस पे हमने देखा था कि अपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव सोर्स है, नेगेटिव सोर्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इक्वली हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और वो भी कंडक्टर के सरफेस के ऊपर होगा इक्वली। ठीक है, अंदर की साइड में कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि क्यू नेट इनसाइड के अंदर, इसके अंदर क्यू नेट जीरो होगा और अंदर हमें कोई चार्ज गिवन ही नहीं है। तो मतलब कंडक्टर्स की कोई भी कैविटी है, कंडक्टर की कोई भी कैविटी है तो अंदर की साइड में जो भी ये स्पेस होगा उसके अंदर ई क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ तो ई जीरो है ही, यहाँ भी सिमिलरली ई जीरो होगा। तो कंडक्टर के अंदर कोई भी चीज़ है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स से वो अंदर उसको प्रोटेक्ट रखेगा। तो यही उसका शील्डिंग इफेक्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टर का। ठीक है, जैसे गाड़ी के अंदर अगर हम देखें, कोई भी गाड़ी है तो गाड़ी का जो गाड़ी का अगर हम देखें तो गाड़ी की जो बाहर की बॉडी होती है वो क्या होती है, मेटेलिक होती है। ठीक है, तो अंदर एक प्रकार से क्या कैविटी का फॉर्म बना लेता है। तो ठीक है, तो अंदर अगर हम अंदर कैविटी है तो एक्सटर्नल इसके बाहर अगर कोई भी लाइटनिंग होती है, ठीक है,
कोई भी अगर लाइटनिंग हुई बाहर से तो वो एक प्रकार से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो एक्सटर्नल लाइटनिंग या कोई भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमारा अंदर का चीज़ है हमेशा भी सेफ रहेगा। इसलिए बोलते हैं कि कभी भी लाइटनिंग या थंडरस्टॉर्म के अंदर हमें गाड़ी से बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि गाड़ी या कुछ इस तरह की मेटलिक जो भी कैविटी है वो हमें प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम ये जो नेक्स्ट टाइम वीडियो प्ले कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वीडियो देखेंगे। अगर आपने चैनल पे ये वीडियो देख ली है तो आप इसको स्किप करके नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। अगर आपको और अच्छे से ये टॉपिक समझना है शील्डिंग इफेक्ट को, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो हमने इस वीडियो से समझा कि किस तरह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है वो हमें आउटर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म से हमें बचा सकता है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो इसके अंदर हमें दो कंडक्टर्स दे रखे हैं। ठीक है, कंडक्टर 1, कंडक्टर 2। इसका रेडियस R1 चार्ज Q1 है, रेडियस R2 चार्ज Q2 है। हमें पता है कि चार्जेस तो इसके बाहर की साइड ही रहेंगे कंडक्टर्स के। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों कंडक्टर्स को एक कॉमन वायर से कनेक्ट कर देना है। जिस रेजिस्टेंस लेस वायर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमें पता है कि जो चार्जेस का मूवमेंट होगा Q1 और Q2 के बीच का, वो किस पे डिपेंड करेगा, दोनों के पोटेंशियल्स पे डिपेंड करेगा। तो जो इसका पोटेंशियल है V1, उसको हम लिख सकते हैं, हमें पता है पोटेंशियल्स के डेफिनेशन K Q1 डिवाइडेड बाय में R1। और इसका पोटेंशियल है V2, उसको लिख सकते हैं K Q2 डिवाइडेड बाय में R2। जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। वो चार्जेस जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब वो चार्जेस वहीं रुक जाएंगे। ठीक है, तो वही है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो हाँ, चार्जेस का मूवमेंट भी हो रहा है, पोटेंशियल का भी बढ़ना घटना हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से एनर्जी का बढ़ना घटना भी होगा। ठीक है, तो हम तीनों चीज़ें देखेंगे। तो अब इसका अगर हम ऐसा कुछ होगा तो इसका एक वी कॉमन पोटेंशियल लेंगे, वी कॉमन। तो वी जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, K। ठीक है, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, फॉर्मूला याद रखेंगे वी कॉमन का। ठीक है, तो वी कॉमन इस तरह से, अगर जो वी कॉमन है अगर वो इस तरह से निकलेगा हमारा। ठीक है, तो इसको अगर दूसरी फॉर्म लिखनी है तो किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं, यहाँ से Q1 की वैल्यू कितनी आएगी V1 R1 डिवाइडेड बाई में K। और यहाँ से Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, V2 K बाई R2। ठीक है, Q1 और Q2 की वैल्यू अगर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वी कॉमन का, वो क्या आएगा, V1 R1 प्लस V2 R2 डिवाइडेड बाई में R1 प्लस R2। मतलब ये V कॉमन इन टर्म्स ऑफ V1 और V2 है, और ये V कॉमन इन टर्म्स ऑफ Q1 और Q2 है। चाहे हमें क्वेश्चन में V1 और V2 दे रखा हो या क्वेश्चन में हमें Q1 Q2 दे रखा हो, हमें V कॉमन निकालना हो तो हम दोनों फार्मूले में से कोई एक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, तो इनको हम याद ही कर लेंगे डायरेक्ट। तो अगर एक को याद कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा वहीं से। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ हमें और देखनी है कि यहाँ से जो वी कॉमन है वो तो इतना निकल के आया। अच्छा, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में मान लो ऐसा, अगर इनके बीच में रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मान लो इसके अंदर हायर पोटेंशियल इसमें कम है। अच्छा, मान लो दोनों का अगर चार्ज सेम होता तो रेडियस कम है तो हायर पोटेंशियल इसमें होता। मान लो कि ऐसा ही कुछ है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो चार्जेस का ट्रांसफ़र हुआ। चार्जेस का ट्रांसफ़र होने के बाद में जो हमारे बाद में कन्फिग्रेशन बना, कुछ इस तरह से बना कि जो बाद का चार्ज है Q डैश हुआ, रेडियस तो सेम रहेगा, रेडियस तो चेंज नहीं हो सकता, और इसका रहा Q2 डैश, ये Q1 डैश।
ठीक है, इस तरह से चार्जेस हो गए डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में। तो अब हमारा क्या बनेगा, तो अब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में हमें पता है कि जब डिस्ट्रीब्यूट कब तक हो जाएंगे, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, V1 डैश और V2 डैश दोनों सेम हो जाएंगे। तो V1 डैश अब हमारा कितना होगा, K Q1 डैश डिवाइडेड बाय में R1, और V2 डैश कितना हो जाएगा, K Q2 डैश डिवाइडेड बाय में R2। ठीक है, K से K कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा, Q1 डैश डिवाइड R1 इज इक्वल टू Q2 डैश डिवाइडेड बाय में R2। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि Q1 बाई R1, ये मतलब Q बाई R कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, Q1 बाई R1 इज इक्वल टू Q2 बाई R2 इज इक्वल टू Qn बाई R1। तो Q बाई R कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका हमारा रेडियस ज़्यादा होगा आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, उस पर चार्ज ज़्यादा आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में से हमें पता है कि रेडियस किसका ज़्यादा है, R1 का ज़्यादा है। तो R1 का रेडियस ज़्यादा है R2 से, तो इसका मतलब आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन जो Q1 Q2 है, तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, Q1 डैश ज़्यादा हो जाएगा Q2 डैश से। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में हमारा फाइनली ऐसा हो जाएगा कि Q1 डैश है वो ज़्यादा होगा Q2 डैश से। मतलब जितना बड़ा स्फीयर होगा, ठीक है, जितना बड़ा कंडक्टर होगा उतना ज़्यादा उसके ऊपर आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो हमारा यहाँ से क्या रिलेशन निकल के आया, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, तो ये रिलेशन, इसको ये भी लिख सकते हैं Q1 R1 इज इक्वल टू Q2 बाई R2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, Q बढ़ेगा R बढ़ेगा, सॉरी R बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर चार्जेस बढ़ जाएंगे आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन एक चीज़ हो सकती है, उनको डेंसिटी के टर्म्स में भी अगर देख सकते हैं हमें, तो डेंसिटी के टर्म्स में कैसे देखेंगे, जो हमारा ये रिलेशन है ना Q1 डैश, ठीक है, तो Q1 इसको Q डैश बोलना है हमें। ठीक है, Q1 डैश Q2 डैश। ठीक है, तो जो Q1 डैश बाई R1 था, जिस क्या था Q2 डैश बाई R2 था। ठीक है, तो Q1 डैश को हमें डेंसिटी की टर्म में लिखना है। ठीक है, तो सरफेस डेंसिटी, क्योंकि चार सरफेस पे है, तो सिग्मा इंटू एरिया, एरिया ऑफ कौन सा 1। ठीक है, और Q2 डैश को क्या लिखना है, सिग्मा 2 ऑफ एरिया ऑफ 2। तो डेंसिटी की टर्म्स में जब हम लिखेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 A1 डिवाइडेड बाई में R1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 A2 डिवाइडेड बाई में R2। ठीक है, अब देखो कि जो सिग्मा 1 A1 है, सिग्मा 2 A2 है, तो जो A1 और A2 की वैल्यू है वो हम डाल सकते हैं उसके टर्म के अंदर, रेडियस के टर्म के अंदर। तो कितना आएगा, तो A1 इसका एरिया कितना है, सरफेस एरिया 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाई R1 है ही, इसका सरफेस एरिया कितना है 4 पाई R2 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 है ही। तो यहाँ पे सिग्मा डैश है ये आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कितना आएगा, ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा सिग्मा 1 डैश R1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 डैश R2। तो यहाँ से निकल के आया सिग्मा 1 डैश डिवाइडेड बाई में सिग्मा 1 डैश इंटू R1, ये मतलब सिग्मा 1 डैश R1 एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा n डैश RN डैश है, तो इसको ये भी बोल सकते हैं सिग्मा डैश इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R1, ये सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जिस तरह से Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R था, तो सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट याद रखने हैं कि सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। सिग्मा से यहाँ से क्या रिजल्ट आया कि मान लो हमारे पास कुछ इस तरह से कंडक्टर है। ठीक है, इस तरह से कुछ कंडक्टर है हमारा। ठीक है, तो इस कंडक्टर के अंदर हमें पता है कि जो अलग अलग शेप है, जो ये वाली शेप है कुछ इस तरह से, ठीक है, इमेजिनरी शेप, तो इसका रेडियस कुछ इस तरह से R1 मान लेते हैं, और इसकी रेडियस क्या है R2 मान लेते हैं। ठीक है, इसकी रेडियस R2। तो हमें पता है यहाँ से शेप से पता लग रहा है कि R1 की रेडियस R2 से रेडियस ज़्यादा है। तो इस फॉर्मूले से क्या पता लगा हमें, R1 R2 से ज़्यादा है, तो सिग्मा 2 सिग्मा 1 से ज़्यादा होगा। तो इन्वर्स नहीं प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसके ऊपर सिग्मा होगा, इस शेप के ऊपर, वो इस सिग्मा से ज़्यादा होगा। मतलब इस पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी देन कंपेयर इससे। इसका मतलब जितना भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी क्या होगी, सिग्मा ज़्यादा होगी।
इंपॉर्टेंट रिजल्ट है काफ़ी। जितने भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी सिग्मा ज़्यादा होगी, सिग्मा ज़्यादा मतलब आर कम होगी, ठीक है। आर कम सिग्मा ज़्यादा, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स पे जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। तो यही हमारा कंसेप्ट जो है वो होता है कोरोना डिस्चार्ज। तो यही कोरोना डिस्चार्ज है, ठीक है। तो कोरोना डिस्चार्ज का जो रीज़न है वो यही है कि उसके कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से हमारा चार्जेस का डिस्चार्ज होना, क्योंकि वहाँ चार्जेस की डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो उसका रीज़न यही है कि हमारा रेडियस कम होती है, तो रेडियस 1 होगी तो चार्जेस डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ठीक है। हम इसे समराइज़ करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से, कि हमारे पास दो कंडक्टर थे, चार्ज Q1 R1 का, दूसरे कंडक्टर का चार्ज Q2 था, रेडियस R2 था, ठीक है। तो उन दोनों को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करते ही उनका जो कॉमन, कनेक्ट करने से पहले उनका जो कनेक्ट करते हैं उनका कॉमन पोटेंशियल कुछ इस तरह से था Q1 Q2 के टर्म्स में। तो उसके बाद उनको पोटेंशियल के टर्म्स में कुछ इस तरह से था। तो ये वी कॉमन का कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे अपन, ठीक है, चार्जेज और उसके पोटेंशियल्स के टर्म्स में। दूसरी चीज़, कनेक्ट करने के बाद जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो कुछ इस तरह से हुआ। रेडियस तो चेंज नहीं होगा R1 R2, लेकिन चार्जेस चेंज हो जाएंगे Q1 डैश और Q2 डैश किसके अकॉर्डिंग, किसका पोटेंशियल ज़्यादा है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और दोनों का पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा। उसके बाद में कांस्टेंट पोटेंशियल हो जाएगा, दोनों का सेम पोटेंशियल हो जाएगा। तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, मतलब इसका V1 डैश था और इसका V2 डैश था, दोनों को इक्वल कराएंगे तो वहाँ से रिलेशन निकली, ये वाली रिलेशन निकली, ठीक है। तो इसी से फिर ये रिलेशन निकली। तो यहाँ से इंटरप्रेट क्या कर पाए, तो जो आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज था Q डैश वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस था, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसका चार्ज ज़्यादा होगा। फिर एक इंटरप्रिटेशन ये भी था, जिसका रेडियस कम हो ज़्यादा होगा उसका सिग्मा कम होगा, या जिसका रेडियस कम होगा उसका सिग्मा ज़्यादा होगा। मतलब कोरोना डिस्चार्ज का यही था कि क्योंकि कोरोना डिस्चार्ज में रेडियस क्या था, कम था पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स पे रेडियस कम है तो उसका सिग्मा ज़्यादा है, तो वही कंसेप्ट में कोरोना डिस्चार्ज पे लेके आया। इसमें एक फॉर्मूला और याद रखेंगे, आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा या चेंज इन एनर्जी होगा, वर्क डन होगा, उसको उसका फॉर्मूला है K R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है, बाई 2, K/2 R1 प्लस R2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके हमने वर्क डन या एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। डेल्टा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है कि इस सिस्टम से इस सिस्टम में है तो कितना वर्क डन करना पड़ा, या कितना हीट जो है वो वर्क डन करना ही पड़ेगा। एक्चुअली में वर्क डन सिस्टम से होगा, ठीक है। चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी है तो इससे हीट जनरेट होगा, तो इतना हीट जनरेट होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू है K/2 R1 प्लस R2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। R1 R2 तो फिक्स रहेंगे, V1 V2 क्या चीज़ है, पहले का पोटेंशियल, इसका V1 ये है, इसका V2 ये है, ठीक है। तो या तो पोटेंशियल गिवन होगा तो वैल्यू पुट करेंगे, पोटेंशियल नहीं गिवन है, चार्जेस के टर्म में गिवन है, तो फिर ये जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे V1 V2 में, ठीक है। तो इस तरह से हम ये हर तरीके से इसको प्रॉब्लम्स को हम सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद जल्दी से एक प्रॉब्लम देख लेते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन पे। हमें दो कंडक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। दोनों का रेडियस 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका पोटेंशियल V1 माइनस 6 वोल्ट दे रखा है, इसका पोटेंशियल 12 वोल्ट दे रखा है। हमें V कॉमन निकालना है और दूसरे पार्ट में हमें हीट निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो दोनों के फॉर्मूले हमें पता है। जो V कॉमन का फॉर्मूला हमें पता है किसके टर्म में, R की टर्म में और V की टर्म में। क्या होता है, V1 R1 प्लस V2 R2 डिवाइडेड बाय में R1 प्लस R2, ठीक है। ये तो V कॉमन का जो फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरह से डेल्टा U का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा U का जो फॉर्मूला है वो है K/2, ठीक है, R1 प्लस R2, ठीक है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। V1 की वैल्यू -6 वोल्ट है, V2 की वैल्यू 12 वोल्ट है, पुट कर देंगे। R1 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 0.05 मीटर आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर को 0.1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ सारी इसमें पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो V कॉमन यहाँ से निकल के आएगा वो 6 वोल्ट निकल के आएगा, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट आएगा इस तरह से वैल्यू पुट करने के बाद। इसी तरह डेल्टा U या हीट एनर्जी निकालना है तो K की वैल्यू 9 × 10⁹, ठीक है, ऐसा यूनिट के अंदर, ठीक है, बाई 2 R1 R2 ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। V1 माइनस V2, तो V1 माइनस V2 में ध्यान रखना, तो V1 माइनस V2 करेंगे तो -6 -12, तो चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, अगर ये टोटल नेगेटिव है -18 का होल स्क्वायर आ जाता, ठीक है। या V2 माइनस V1 भी होता तो 12 माइनस माइनस प्लस 6 18 का होल स्क्वायर आता, चाहे +18 का स्क्वायर है -18 का स्क्वायर है, आंसर तो पॉजिटिव ही आना है। तो वर्क डन इसी तरह से हमारा यहाँ से भी आंसर निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन वाले जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो फॉर्मूला बेस्ड ही आएंगे, तो फॉर्मूला डायरेक्ट देखना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। अगर इसमें हमें Q की टर्म्स में गिवन होता तो Q की टर्म्स में गिवन होता तो भी आसान था, क्योंकि V को हम क्या लिख सकते हैं, Q1
के डिवाइडेड बाय में R1। तो उससे क्यू की क्यू दिया होता तो इसका तो क्यू का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। तो इसको हम क्यू में कन्वर्ट कर लेते वी को, ठीक है। तो वो भी सिंपल होता, ठीक है। तो हमने फिर आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले कंडक्टर्स देखे, तो फिर कंडक्टर्स के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी, प्रॉपर्टीज़ के बाद में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना देखा कि कंडक्टर्स के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। फिर हमने शील्डिंग इफेक्ट देखा, वो जो कैविटी के अंदर था, ठीक है। तो कैविटी का देखा, कंडक्टर इन कैविटी। तो उसके बाद में हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस देखे, उनके न्यूमेरिकल्स भी करें, ठीक है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं इसके। तो आज हमने कंडक्टर्स टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम कैपेसिटर्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कंडक्टर से रिलेटेड ही है।